नमस्कार, मैं हूँ दृष्टि जैन एंड आई वेलकम यू टू घटना सूत्र। आज हम पढ़ेंगे 9 अगस्त 2025 के प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो आज के न्यूज़पेपर में इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले प्रीलिम्स के टॉपिक में आते हैं। तो फर्स्ट इज सेकेंड इंस्टॉलमेंट ऑफ सोशल सिक्योरिटी पेंशन टू बी रिलीज टुमारो। तो गवर्नमेंट ऑफ बिहार रिलीज़ कर रही है सेकेंड इंस्टॉलमेंट सोशल सिक्योरिटी पेंशन स्कीम की, जिसका भी अमाउंट 400 से बढ़ के 1100 पर मंथ किया था ना, मतलब उसके रेंज में 400 to 1100 पर मंथ टू एलिजिबल बेनिफिशियरीज़। जो रिलीज़ है वो अनाउंस किया चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी ने। और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है वो एम कर रहा है टू लिंक ओवर 1 करोड़ न्यू बेनिफिशियरीज थ्रू अपकमिंग कैंप्स विद 76 लाख बेनिफिशियरीज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। ठीक है, फिर की हाईलाइट्स क्या है कि जो पेंशन के टाइप्स होते हैं वो कौन कौन से कवर्ड है इसमें। तो मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना, इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन स्कीम, इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन स्कीम, इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम, बिहार स्टेट डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम और लक्ष्मीबाई सोशल सिक्योरिटी पेंशन स्कीम। जो कैंप्स हैं वो ओवर 34,923 पंचायत्स में चलेंगे और 523 म्यूनसिपल वार्ड्स में फॉर पेंशन एनरोलमेंट। अब की फैक्ट्स की बात करते हैं। जो डीबीटी है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, बिहार में वो ओवर 95% सोशल वेलफेयर स्कीम्स इंप्लीमेंट होती हैं डीबीटी से। बिहार हैज़ ओवर 13% एल्डरली पॉपुलेशन अबव 60 ईयर्स ऑफ एज विच इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट इन इंडिया। फिर द लक्ष्मीबाई पेंशन स्कीम, ये वेलफेयर स्कीम है जो सपोर्ट मंथली पेंशन प्रोवाइड करती है विडोज़ को, एम्ड एट सपोर्टिंग देयर लाइवलीहुड एंड सोशल सिक्योरिटी, और अलग अलग स्टेट में इंप्लीमेंट होती है। नेक्स्ट टॉपिक इज बिहार स्टेट ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड रिकन्स्टिट्यूट हुआ है। तो बिहार गवर्नमेंट ने रिकन्स्टिट्यूट किया है स्टेट ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड। और ये बोर्ड की हाईलाइट्स क्या है कि बोर्ड में 28 मेंबर्स रहेंगे, 18 गवर्नमेंट और 7 नॉन गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स रहेंगे। ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट जो 2019 है वो मैंडेट करता है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ वेलफेयर बोर्ड और इंक्लूजन इन पॉलिसी मेकिंग। सेंसस 2011 के हिसाब से बिहार के पास ओवर 40,000 ट्रांसजेंडर पर्सन हैं और इनिशिएटिव्स अलाइंड है नेशनल ट्रांसजेंडर पॉलिसी फ्रेमवर्क से। सिमिलर बोर्ड्स एग्जिस्ट इन कौन कौन से स्टेट में? तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र में, इंक्लूजन प्रमोट करने के लिए, स्किल ट्रेनिंग देने के लिए और लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने के लिए। फिर नेक्स्ट टॉपिक इज ICMR RMRC भुवनेश्वर होस्ट शाइन 2025 टू इंस्पायर यंग साइंटिफिक माइंड्स। तो जो ICMR का रीजनल सेंटर है भुवनेश्वर ने उसने ऑर्गेनाइज किया है ICMR शाइन इनिशिएटिव। तो शाइन का फुल फॉर्म क्या है? साइंस एंड हेल्थ इनोवेशन फॉर नेक्स्ट जेन एक्सप्लोरर्स। तो 2025 का इनिशिएटिव है। ऑन 8 अगस्त 2025 साइंटिफिक क्यूरियोसिटी और पब्लिक हेल्थ अवेयरनेस को प्रमोट करने के लिए अमंग स्कूल चिल्ड्रन। जो इवेंट है वो 28 ICMR इंस्टीट्यूट्स में होगा और फील्ड यूनिट्स में टू कमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ प्रोफेसर वी रामलिंगा स्वामी जो रिनाउंड साइंटिस्ट्स हैं। फिर शॉर्ट फिल्म्स हैं जो ICMR की लेगेसी पे, कोवैक्सीन डेवलपमेंट, ड्रोन बेस्ड मेडिकल डिलीवरी और एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस, तो उस पर बेस्ड रहेंगी। एम्फेसिस रहेगा DNA एंड RNA बेस्ड रैपिड टीवी टेस्टिंग टेक्नोलॉजीज़ पे जो ICMR ने डेवलप की है। अब की फैक्ट्स में आते हैं। जो ICMR जो है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, वो इंडिया की एपिक्स बॉडी है फॉर्मुलेशन, कोऑर्डिनेशन एंड प्रमोशन ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च के लिए, और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर काम करती है। ये स्टैब्लिश हुई 1911 में। ठीक है, फिर प्रोफेसर वी रामलिंगा स्वामी वॉज अ रिनाउंड इंडियन मेडिकल साइंटिस्ट और फॉर्मर डायरेक्टर जनरल थे ICMR के, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के, और उनको जाना जाता है कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर न्यूट्रिशन एंड कम्युनिकेबल डिसीज रिसर्च के लिए। फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रमोशन इन स्कूल्स सपोर्ट्स अटल इनोवेशन मिशन एंड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 गोल्स। तो अटल इनोवेशन मिशन को सपोर्ट करता है और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को। फिर इंडिया का जो एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस है वो बैक्ड है एपिडेमिक डिसीजेज एक्ट 1897 से और नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 के फ्रेमवर्क से। ठीक है, फिर आते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन स्कीम बजट गेट्स कैबिनेट अप्रूवल। तो यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है प्रपोजल फॉर इम्प्लीमेंटिंग मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च एम्पावरमेंट इन टेक्निकल एजुकेशन, मेरिट। तो क्या फुल फॉर्म है इसका? मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च इम्प्रूवमेंट इन टेक्निकल एजुकेशन अक्रॉस 275 टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस, और स्कीम बेनिफिट करेगी 7.5 लाख स्टूडेंट्स को इन गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस में। ठीक है, की हाईलाइट्स क्या है कि ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है विद द टोटल फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन ऑफ 4,200 करोड़ फॉर 2025-26 टू 2029-30 विद 2,100 करोड़ फ्रॉम वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक से 2,100 करोड़ का लोन। द स्कीम एम्स टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। तो टेक्निकल एजुकेशन की क्वालिटी इंप्रूव करने का एम है रिसर्च एंड इनोवेशन इन इंडिया। फिर की फैक्ट्स की बात करेंगे तो वर्ल्ड बैंक इज़ एन इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो प्रोवाइड करता है लोन, ग्रांट एंड टेक्निकल असिस्टेंस टू डेवलपिंग कंट्रीज़
फॉर प्रोजेक्ट्स एम्ड एट रिड्यूसिंग पॉवर्टी एंड प्रमोटिंग सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो क्या चीज़ के लिए? पॉवर्टी रिड्यूस करने के लिए और सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रमोट करने के लिए। और हेडक्वार्टर कहाँ है? वॉशिंगटन DC USA में, वर्ल्ड बैंक का। फिर इंडिया का ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन कितना है? 28.4% AISHE रिपोर्ट के हिसाब से। फिर ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन एक एनुअल सर्वे है जो कंडक्ट करती है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, कॉम्प्रिहेंसिव डाटा कलेक्ट करने के लिए ऑन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया, जो एनरोलमेंट कवर करता है, फैकल्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फिनेंस। ठीक है। फिर नेक्स्ट टॉपिक इज रशिया लॉन्चेस कंस्ट्रक्शन ऑफ कजाकिस्तान फर्स्ट न्यूक्लियर फैसिलिटी। तो रशिया ने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया है कजाकिस्तान के पहले न्यूक्लियर पावर प्लांट का, टू बी लोकेटेड नियर द विलेज ऑफ उल्केन ऑन द शोर्स ऑफ लेक बालखश। तो लेक बालखश के वहाँ पे लॉन्च किया है, न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाया है। ये जो प्रोजेक्ट है वो रशिया के रोसाटम ने लीड किया है, विच एम्स टू स्ट्रेंथन कजाकिस्तान एनर्जी कैपेसिटी और लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ को। और रिएक्टर विल हैव अ 60 ईयर लाइफ स्पैन। कितना होगा? 60 ईयर का लाइफ स्पैन होगा, एक्सटेंडेबल बाय अनदर 20 ईयर्स। कजाकिस्तान जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट यूरेनियम प्रोड्यूसर है और थर्ड लार्जेस्ट सप्लायर है रॉ यूरेनियम का यूरोपियन यूनियन को, वो डाइवर्सिफाई करेगा एनर्जी मिक्स को और एड्रेस करेगा डोमेस्टिक कंजम्पशन नीड्स को। ठीक है। डायग्राम देखो, यहाँ पे कजाकिस्तान दिख रहा होगा आपको, उसका कैपिटल क्या है? नूर सुल्तान। की हाईलाइट्स में आते हैं तो कजाकिस्तान सप्लाई करता है 43% ऑफ वर्ल्ड यूरेनियम और थर्ड लार्जेस्ट सप्लायर है EU को। कंस्ट्रक्शन इज़ वेरी सेंसिटिव ड्यू टू पास्ट सोवियत एरा न्यूक्लियर टेस्ट्स विच एक्सपोज्ड 1.5 मिलियन पीपल टू रेडिएशन। तो पहले जो टेस्ट हुए थे उसने 1.5 मिलियन पीपल को रेडिएशन पे एक्सपोज किया था, उसके कारण दिक्कत है। चाइना हैज़ इन्वेस्टेड हेविली इन कजाकिस्तान अंडर द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव एंड रशिया सीक्स टू मेंटेन रीजनल इन्फ्लुएंस। तो रशिया रीजनल इन्फ्लुएंस मेंटेन करना चाहता है। की फैक्ट्स में आते हैं, जो लेक बालखश है ये एशिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट लेक्स है और स्ट्रैटेजिक लोकेशन है फॉर कूलिंग वाटर सप्लाई। पास न्यूक्लियर टेस्ट कब? सेमी पैल्सनिक टेस्ट साइट 1949 से 89 कंडक्ट 455 न्यूक्लियर टेस्ट। और न्यूक्लियर पावर कंट्रीब्यूट करते हैं 10% ऑफ ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी को, IAEA के डाटा के हिसाब से। फिर ट्रिटी और नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स की बात करें तो कजाकिस्तान एक सिग्नेटरी है और ये प्रमोट करता है पीसफुल यूज़ ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है। फिर नेक्स्ट है, कैबिनेट ने अप्रूव किया है फॉर ऑयल फर्म्स टू गेट 30,000 करोड़ फॉर सब्सिडाइज्ड LPG। तो यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव 30,000 करोड़ कंपनसेशन पैकेज फॉर 3 पब्लिक सेक्टर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, BPCL, HPCL, IOCL। क्या क्या? BPCL, HPCL और IOCL टू कवर अंडर रिकवरीज फॉर सब्सिडाइजिंग लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। क्या सब्सिडाइज करने के लिए? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सब्सिडाइज करने के लिए। और एडिशनली एक 300 रुपीज़ पर सिलेंडर सब्सिडी अप टू 12 रिफिल्स कर सकते हैं, विल बी प्रोवाइडेड टू पुअर हाउस होल्ड्स। किसके अंदर? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंदर फॉर द फाइनेंशियल ईयर 25-26। ठीक है। और अबाउट 9.6 करोड़ प्रधानमंत्री ऊर्जा योजना के जो एलिजिबल हाउस होल्ड्स हैं वो एलिजिबल हैं उज्ज्वला योजना के। और सब्सिडी का नेचर क्या है कि 300 रुपये पर रिफिल इंटू आप 12 रिफिल एनुअली कर सकते हो पर हाउस होल्ड। ठीक है। फिर आती है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, एक फ्लैगशिप स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंदर, जो प्रोवाइड करते हैं फ्री LPG कनेक्शंस टू विमेन फ्रॉम बिलो पॉवर्टी लाइन। और ये 2016 में लॉन्च हुई थी। इंडिया की LPG कवरेज की बात करें तो ओवर 99% हाउस होल्ड्स के पास एक्सेस है LPG कनेक्शंस का। ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्सटेंड किया है 10,900। द नेक्स्ट टॉपिक इज गवर्नमेंट एक्सटेंड्स PM E-ड्राइव प्लान बाय 2 years टिल March 2028। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्सटेंड किया है 10,900 करोड़ रुपीज़ PM E-ड्राइव स्कीम बाय 2 years। तो PM E-ड्राइव स्कीम है, उसका फुल फॉर्म क्या है? PM इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट। क्या है? PM इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट। ठीक है। तो 2026 से 2028 तक एक्सटेंड किया है, 2 साल तक। वैलिडिटी एक्सटेंड हुई है 26 से 28। फिर 10,900 करोड़ फॉर प्रमोटिंग एडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक कमर्शियल एंड स्पेशल पर्पस व्हीकल्स। और ये सपोर्ट करता है इंडिया के कमिटमेंट को अंडर पेरिस एग्रीमेंट 2015 और नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान। ठीक है। फिर की फैक्ट्स की बात की जाए तो जो लिंक्ड इनिशिएटिव्स हैं वो इंक्लूड करते हैं FAME 2 स्कीम, फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। फिर प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव फॉर एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल बैटरीज। और ये एम करता है बूस्ट करने के लिए इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को और इंक्रीज करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन कमर्शियल फ्लीट्स। ठीक है। फिर नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान है, वो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है जो प्रमोट करता है एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल्स।
ठीक है। इंडिया का जो ईवी शेयर है ग्लोबल व्हीकल शेयर में वो 6% का टारगेट है और 30% बाय 2030। ग्लोबल ईवी लीडर्स कौन कौन सी कंट्री है? चाइना, यूएसए, ईयू अकाउंट फॉर 80% ऑफ द ईवी स्टॉक वर्ल्ड वाइड। ठीक है, आईईए के रिपोर्ट के हिसाब से। फिर नेक्स्ट टॉपिक इज कॉलोनियल सेडिशन लॉ रीपैकेज्ड इन बीएनएस सेज प्लिया इन सुप्रीम कोर्ट। तो जो बीएनएस इज भारतीय न्याय संहिता, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने एक वो आई प्ली, उसमें बोला कि भारतीय न्याय संहिता जो 2013 उसको एलिस्ट किया गया कि ये रीपैकेज्ड है, मतलब उसी को इधर उधर घुमा फिरा के कर दिया है कॉलोनियल एरा सेडिशन लॉ को। और ये पिटिशन फाइल की थी एस.जी. वोम्बटकेरे ने। ठीक है, इसमें क्या है कि जो बेंच था उसको लीड किया था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई ने, और सेक्शन 152 को एलिगेशन लगाया गया कि वो वायलेट करता है फंडामेंटल राइट आर्टिकल 14, 19(1) क्लॉज ए और आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को। सेडेशन जो अंदर आर्टिकल 124 के अंदर है आईपीसी के, वो क्रिटिसाइज किया जाता था एज अ कॉलोनियल टूल टू सप्रेस पॉलिटिकल अपोजिशन। और जो बीएनएस है वो क्या है? भारतीय न्याय संहिता, उसने रिप्लेस किया आईपीसी को, सीआरपीसी को और एविडेंस एक्ट को। ठीक है, लीगल प्रोविजंस की बात करते हैं तो आर्टिकल 19(1) क्या है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आर्टिकल 21 क्या है? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। और आर्टिकल 19 क्लॉज 2 क्या है? रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है ऑन फ्री स्पीच। किस पे? फ्री स्पीच पे। उसके बाद भारतीय न्याय संहिता 2023 क्या है? इंडिया का न्यू क्रिमिनल कोड है जो रिप्लेस करता है इंडियन पीनल कोड को और इंट्रोड्यूस करता है अपडेटेड प्रोविजंस टू एड्रेस मॉडर्न क्राइम्स। इंडिया का रैंक आया 161 आउट ऑफ 180 इन रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, जो फ्री स्पीच के रिगार्डिंग रिपोर्ट आती है ना, उसमें। तो आई होप ये प्रीलिम्स वाला टॉपिक क्लियर है। अब हम आते हैं मेंस वाले टॉपिक में। तो ग्लोबल फ्री मार्केट इज़ अ मिथ, ये पहला टॉपिक है। इसमें क्या है? देखो, ये वाला आर्टिकल भी ना हम एक्चुअली पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने यूएसए और इंडिया से रिलेटेड टैरिफ वाली बात की थी ना, ये वही आर्टिकल है ऑलमोस्ट। तो अभी क्या है? इम्पोजिशन हो रहा है 50% इम्पोर्ट टैरिफ का ऑन इंडियन एक्सपोर्ट्स बाय यूएसए। तो मतलब ये डिबेट चल रही है अंडर डोनाल्ड ट्रम्प प्रेसिडेंट, तो इंडिया और यूएसए के ट्रेड रिलेशंस के बारे में। तो बैकग्राउंड क्या है कि 1991 के लिबरलाइजेशन के बाद इंडिया का जो इकोनॉमिक पॉलिसी है वो इंटीग्रेट हुई है ग्लोबल फ्री मार्केट के साथ। और डेवलप्ड इकोनॉमीज हिस्टोरिकली प्रमोट करते हैं फ्री ट्रेड रिटोरिक, लेकिन प्रैक्टिस करते हैं प्रोटेक्शनिज्म। इंडिया का जो शेयर है ग्लोबल मर्चेंटाइज ट्रेड में वो अभी काफ़ी लो है डिस्पाइट 3 डिकेड्स ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। ठीक है, एनर्जी डिपेंडेंस जो है मेनली हमारी स्पेशली ऑन इम्पोर्ट्स फ्रॉम रशिया, ईरान एंड मिडिल ईस्टर्न नेशंस है हमारा, और इंडिया इसलिए और ज़्यादा वल्नरेबल हो जाता है जियोपॉलिटिकल टेंशंस के लिए। की इश्यूज़ क्या हैं? इकोनॉमिक डायमेंशन की बात की जाए तो इरोजन होता है फ्री मार्केट प्रिंसिपल का, प्रोटेक्शनिस्ट बैरियर्स लाइक टैरिफ कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं डब्ल्यूटीओ के आइडियल्स को, कॉम्पिटिटिवनेस गैप की बात की जाए जो इंडियन प्रोडक्ट्स हैं वो ऑफन फेस करते हैं क्वालिटी एंड प्राइसिंग चैलेंजेस, नैरो एक्सपोर्ट बास्केट की बात की जाए तो जो ओवर रिलायंस है सर्टेन कमोडिटीज़ में और सेक्टर्स में वो इंक्रीज़ करता है रिस्क एक्सपोजर को, और लो मैन्युफैक्चरिंग शेयर है, जो इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो एक्सपैंड नहीं हुआ है प्रोपोर्शनली टू इट्स इंटीग्रेशन इनटू ग्लोबल ट्रेड। अब जियोपॉलिटिकल डायमेंशन की बात की जाए तो ट्रेड को एक जियोपॉलिटिकल टूल के जैसे देखा गया है। एनर्जी सिक्योरिटी के कंसर्न्स हैं, जो प्रेशर है फ्रॉम वेस्ट वो रिड्यूस किया इंडिया के ऑयल इंपोर्ट्स को ईरान से, जो हमारा पहले एक रिलायबल पार्टनर था, और स्ट्रैटेजिक बैलेंसिंग पे हमको फोकस करना पड़ता है दोनों साइड को बैलेंस करते हुए। अब स्ट्रैटेजिक डायमेंशन की बात की जाए तो सप्लाई चेन वल्नरेबिलिटी का इशू रहता है, टेक्नोलॉजिकल गैप रहता है और पॉलिसी इनफ्लेक्सिबिलिटी, जो करेंट ट्रेड स्ट्रैटेजीज हैं वो लैक करती मैकेनिज्म्स फॉर रैपिड रिटेलिएशन। सोशल डायमेंशन की बात की जाए तो एम्प्लॉयमेंट रिस्क्स हैं बहुत सारे, और रीजनल डिस्पैरिटी आ जाती है, जैसे स्टेट्स हेविली डिपेंडेंट जो स्पेसिफिक एक्सपोर्ट सेक्टर्स पे होते हैं कई जैसे गुजरात डायमंड्स पे, तमिलनाडु टेक्सटाइल पे, उनको डिस्प्रपोर्शनेट इकोनॉमिक शॉक लगता है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या है कि हम रेसिप्रोकल ट्रेड पॉलिसी डेवलप कर सकते हैं, टिट फॉर टैट पॉलिसी। मार्केट डाइवर्सिफिकेशन ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये करना ही चाहिए, जैसे अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, आसियान के साथ। स्ट्रेंथन करना है डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को थ्रू मेक इन इंडिया स्कीम, PLI स्कीम, MSME सपोर्ट। एनर्जी सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी पे ध्यान देना है, जिसे रीनेगोशिएट करना है लॉन्ग टर्म ऑयल एंड LNG कॉन्ट्रैक्ट्स को। एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाना है, R&D पे फोकस करना है, क्वालिटी कंट्रोल पे और लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर पे। स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी बढ़ाना है, बैलेंस करना है जियोपॉलिटिकल पार्टनरशिप को, और WTO रिफॉर्म को एडवोकेट करना है। ठीक है, आई होप ये आर्टिकल क्लियर है। सेकेंड आर्टिकल इज द फॉल्टीनेस ऑफ कंसेंट। तो सुप्रीम कोर्ट एग्जामिन कर रहा है केस निपुण सक्सेना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें बोला है कि वेदर एज ऑफ कंसेंट फॉर कंसेंशुअल रिलेशनशिप करेंटली 18 साल अंडर पॉक्सो प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेंसेज एक्ट 2016 शुड बी रिड्यूस। तो अभी क्या है
कि जैसे जो कंसेंट होता है सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए वो 18 साल है। तो ये जो निपुण सक्सेना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में उसमें ये री एग्जामिन कर रहे हैं कि क्या इस एज को रिड्यूस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो बैकग्राउंड क्या है कि जो पॉक्सो एक्ट है वो क्रिमिनलाइज करता है कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी बिलो 18 साल रिगार्डलेस ऑफ कंसेंट, उसमें कंसेंट की बात नहीं होती। और जो बहुत सारे केसेस हैं पॉक्सो के अंडर वो इन्वॉल्व करते हैं कंसेंशुअल, मतलब दोनों के कंसेंट से हुआ है। एनसीआरबी डाटा शो करती है कि 54% ऑफ सेक्सुअल अब्यूज केसेस इन 2021-22 वर ऑफ कंसेंशुअल नेचर बिटवीन माइनर्स। और इंडिया में ऑलरेडी 1.6 मिलियन चाइल्ड मैरिजेस हुई हैं 2022 में, जो कि मोस्टली ड्रिवन है पॉवर्टी से, पैट्रियार्कल नॉर्म से और फियर ऑफ सेक्सुअल वायलेंस से। फिर जुडिशियल इंटरप्रिटेशन की बात करें सच एज दोज बाय कलकत्ता हाई कोर्ट शोज इनकन्सिस्टेंसीज इन हैंडलिंग कंसेंशुअल एडोलेसेंट रिलेशनशिप। तो मतलब बहुत ज़्यादा इनकन्सिस्टेंसी ऐसे केसेस को डील करने में। इश्यूज़ क्या है कि लीगल डायमेंशन क्या है कि रिजिड एज डेफिनेशन है, मतलब कि पूरे अंडर 18 के सेक्सुअल एक्टिविटी क्रिमिनल होंगे। फिर डिफ़िकल्टीज़ है डिफ़ाइन करने में और कंसेंट प्रूव करने में, जो कि इंथुजियास्टिक, रिलक्टेंट, कोर्स और मिसअंडरस्टूड भी किए जा सकते हैं। इनकन्सिस्टेंट जुडिशियल इंटरप्रिटेशन है बहुत बार, जिसमें माइनर्स को दिक्कत होती है। फिर सोशल डायमेंशन की बात की जाए तो मोस्ट ऑफ द विक्टिम्स आर फ्रॉम मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ जो वायलेंस फेस कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन और फैमिली प्रेशर। जो मैनी माइनर्स हैं वो इलोप हो जाते हैं और एस्केप कर जाते हैं, तो फिर उनके ऊपर प्रॉपर एक्शन नहीं हो पाता। जेंडर और वल्नरेबिलिटी डायमेंशन की बात की जाए तो गर्ल्स ऑफन लूज एजेंसी ट्वाइस, फर्स्ट इन फैमिली कंट्रोल और देन इन स्टेट कस्टडी। तो मतलब वो फैमिली से भी दूर हो जाती हैं और गवर्नमेंट का भी हेल्प नहीं मिल पाता। फिर पैट्रियार्कल और कास्ट नॉर्म्स ड्राइव करते हैं अर्ली मैरिजेस को, रेस्ट्रिक्ट करते हैं एडोलेसेंट ऑटोनॉमी को। पॉवर्टी स्ट्रिकन जो पेरेंट्स होते हैं वो जल्दी मैरी कर देते हैं बच्चों को, जिससे कि वायलेंस या इकोनॉमिक वायलेंस ना हो और इकोनॉमिक रिलीफ मिल सके। अब क्या जो लॉ है उसमें भी कुछ इम्प्लीमेंटेशन गैप्स है, तो जो पॉस्को का विक्टिम सेंट्रिक इंटेंट है ना वो बहुत बार दिक्कत देता है। लैक ऑफ रिहेबिलिटेशन और सपोर्ट है और मिनिमल कोऑर्डिनेशन है चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज में और जुडिशियल प्रोसेसेस में। तो हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं इस चीज़ को, तो न्यूएंस्ड लीगल रिफॉर्म लाना पड़ेगा, जुडिशियल सेंसिटाइजेशन करना पड़ेगा, स्ट्रेंथन करना पड़ेगा चाइल्ड प्रोटेक्शन सिस्टम को, कम्युनिटी अवेयरनेस लाना पड़ेगा जिसमें सेक्स एजुकेशन मिल सके, सेफगार्ड्स लाना पड़ेगा लॉ में मिसयूज़ को प्रिवेंट करने के लिए, और मल्टी स्टेक होल्डर कोऑर्डिनेशन लाना पड़ेगा जैसे हेल्थ, एजुकेशन, सोशल वेलफेयर इंटरवेंशन, इन सब चीज़ों में। ठीक है, तो आई होप ये आर्टिकल क्लियर है। अब अपन मिलेंगे शाम को इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को लेके, प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस के। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।